सभी को नमस्कार। मैं शिव शंकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा। आज अपन डिस्कस करेंगे मानव भूगोल का क्षेत्र या स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मैंने पहले इसका पीडीएफ भी भेजा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी की डिटेल से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए इसमें कि मानव भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जाता है। ये स्टार्टिंग की 3 लाइनें यही बता देंगी सब कुछ कि आगे क्या डिटेल आनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पृथ्वी के क्या वर्ड आया? पृथ्वी मतलब नेचर के विभिन्न भागों के निवासियों, मतलब निवासियों में क्या आ गया? ह्यूमन बीइंग्स आ गया, एनिमल्स आ गया, और स्पेशली क्या आएगा इसमें? ह्यूमन बीइंग्स। पृथ्वी के विभिन्न भागों के निवासियों, उनके रंग रूप, स्वास्थ्य, कार्य क्षमता, भोजन, वेशभूषा, आजीविका के साधन, गृह निर्माण, भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक भावनाएं, राजनीतिक विचारधाराएं, आदर्श, संस्कृति आदि में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। देखिएगा आप कितनी सारी चीज़ें आ गई इसमें। एक तो पृथ्वी और ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स की क्या क्या कल्चर है, हेल्थ कैसा है, वेशभूषा कैसी है, गृह निर्माण के कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, वो कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं, उसकी सांस्कृतिक एक्टिविटी क्या है। मतलब जितने भी एस्पेक्ट ह्यूमन से रिलेटेड हैं उनको नेचर या भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में या पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में उनको समझना। तो ये सारे आयाम जो मानव से रिलेटेड हैं, उसके निवासियों से, पृथ्वी के निवासियों से रिलेटेड है, इन सभी को मानव भूगोल के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। अब एक बात जरूर ध्यान रखना है इसमें कि सिंपल सी बात है, आप जितने भी पृथ्वी और उसके भागों में निवास करने वाले निवासियों के जो भी क्रियाकलाप है, भौगोलिक विशेषताएं हैं, ये गृह निर्माण, स्वास्थ्य, रंग रूप आदि सभी को आप लिख दोगे, इजी गोइंग में लिख दोगे। लेकिन ये एक जीएस या जीके का आंसर हो जाएगा। हमको मानव भूगोल का क्षेत्र बताना है तो मानव भूगोल के विभिन्न विद्वानों, ज्योग्राफरों या अन्य थिंकर्स के अकॉर्डिंग भी इसको देना पड़ेगा, तभी परफेक्ट आंसर होगा। मतलब ये समझना कि किसी पर्टिकुलर विद्वान ने क्या स्टेटमेंट दिया है उसको इसमें शो करना पड़ेगा, तभी अपना परफेक्ट आंसर होगा। और जो मैंने आपको ये डायग्राम दिया था, ये सब कुछ बोल रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का एरिया या स्कोप क्या क्या हो सकता है। इसमें देखिएगा, मानव और मानव की क्रियाएं, भौतिक और वातावरण, फिर भौतिक तत्व, जैविक तत्व, भावात्मक तत्व, फिर इनकी क्रियाओं को भी और इससे रिलेटेड जो ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है कि जीवन निर्वाह के लिए क्या क्या करता है, भोजन की जरूरत होती है, वस्त्र, निवास, आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, इंडस्ट्री लगाता है या कोई अन्य तरीके से अपना आय का साधन देखता है या क्या है उसका, सामाजिक तत्व, कल्चरल एक्टिविटी, ये वेशभूषा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एजुकेशन, क्या क्या रिसोर्सेज का उपयोग करता है, भूमि का कैसे उपयोग करता है। मतलब क्या नहीं आया इसमें, सारे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट आ गए लगभग। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उसकी जीवन निर्वाह की आवश्यकता है, उसके भावात्मक तत्व, उसके भौतिक, संस्कृति, जलवायु, सेल, चट्टान, जैविक। और देखिएगा ये क्या है, इन सबका संबंध कहाँ से है? मानव से। तो मानव भूगोल के अंतर्गत इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे ही आप स्टार्टिंग करो, कभी ये एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे करो, इसका थोड़ा सा परिचय देके स्टार्टिंग में ही ये डायग्राम को बना दीजिए। तो ये डायग्राम सब कुछ बोलता है कि मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र क्या है।
ठीक है। फिर इसके बाद क्या करिएगा, 2-3 थिंकर्स या विद्वानों के अकॉर्डिंग भी इसका स्कोप बता दीजिए। जैसे एक विद्वान थे प्रोफेसर ब्रोन्स, क्या कहते हैं कि स्वयं मानव संस्कृति का, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आगे वैसे पूरा डिटेल से आएगा। 2 चीज़ें हैं, एक निश्चयवाद, एक संभववाद, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। निश्चयवाद में क्या होता है कि प्रकृति को ही सब कुछ माना जाता है, मानव तो प्रकृति के अकॉर्डिंग ही चलता है। जबकि संभववाद में यह माना जाता है कि मानव ही सब कुछ है, मानव प्रकृति को भी चेंज कर सकता है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको ढाल भी सकता है, जैसे आर्टिफिशियल रेन कराना। तो ये 2 थे, निश्चयवाद प्रकृति समर्थक और संभववाद मानव को ज़्यादा प्रभावी मानते थे। अब देखिए प्रोफेसर ब्रून्स ने क्या कहा, स्वयं मानव संस्कृति का सबसे प्रतीक है, क्योंकि ये संभववादी थे। वह कभी भी अकर्मण्य नहीं रहता, अथवा यूँ कहा जाता है कि वह पूर्णतः अकर्मण्य तभी होता है जबकि भौतिक स्थितियाँ उसे निष्प्राणित कर देती हैं। मतलब ये एक तरीके से संभववाद का समर्थक हो गया। अब देखिए अगला, देखिए फिंच और ट्रिवार था, क्या बोलते हैं कि मानवीय एवं पार्थिव संस्कृति को मानव के सांस्कृतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र माना जाता है। इन्होंने मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र किसको माना, ह्यूमन बीइंग्स आ गया, और उसके कल्चर को, पार्थिव कल्चर को मानव के सांस्कृतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र माना। इसमें कल्चरल ज्योग्राफी को शामिल कर दिया इसने, लेकिन रिलेट किसे किया है, मानवीय मानव भूगोल से। प्रोफेसर हाउस्टन क्या कहते हैं कि मानव भूगोल की विषय सूची को व्यवस्थित करने और उसमें कोई क्रमबद्ध सिद्धांत बनाने के प्रयत्नों को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिएगा इन सब में यहाँ आया है मानव संस्कृति, सांस्कृतिक, और इधर देखिएगा आप क्रमबद्ध सिद्धांत के प्रयत्नों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप अगर इन सब शब्दों को इस डायग्राम में ढूंढोगे तो सब नज़र आएंगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस डायग्राम को अच्छे से फॉलो करिएगा। आगे देखिए, अब इसके बाद लास्ट में मैं सारांश रूप में बता देता हूँ कि भूगोल के संदर्भ में इसे भौतिक, पर्यावरण तथा विश्लेषणात्मक विधियों के मध्य सहयोगी कर्ता माना जाता है, तथा इसी कारण से इसे इंटरडिसिप्लिनरी या एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी माना है, जो नियमित विवाद का विषय है। ये सुखद स्थिति है कि भौतिक भूगोल के कुछ शाखाओं में से ऐसे प्रतिरूप तथा नियम प्रतिपादित तथा विकसित किए गए जिसने विश्व स्तर पर विश्लेषण बड़ी संरचना, मध्य संरचना से सूक्ष्म संरचना तक किया जा सकता है, जबकि मानव भूगोल में वर्तमान तक इस क्रॉस स्केल संयोजन में वैचारिक तकनीकी आधार की कमी पाई जाती है। अतः जब तक मानव भूगोल में उपयुक्त वैज्ञानिक आधारों की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक इसे असंगठित संबंधित क्षेत्रों, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक, नगरीय भूगोल आदि समूह का ही एक पुंज माना जाता है। फाइनली अपन ने कह दिया देखिए कि स्टार्टिंग में कहा हमने कि ये पृथ्वी, उसके निवासी और इसकी विभिन्न वेशभूषा, आजीविका, गृह निर्माण, रीति रिवाज, संस्कृति, उसके भौगोलिक परिस्थितियाँ, रंग, गृह निर्माण, जितनी भी मानव की एक्टिविटी से रिलेटेड है, इन सभी चीज़ों को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में मानव भूगोल में सम्मिलित कर लिया जाता है। दूसरा हमने देखा कि ये डायग्राम सब चीज़ों को बोल रहा है कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। मानव को जीविकोपार्जन, आर्थिक तत्व, सामाजिक, राजनीतिक, इन सब क्रियाकलापों को सम्मिलित कर लिया जाएगा। और लास्ट में हमने कहा कि प्रोफेसर ब्रोन्स और फिंच और ट्रिवार था, हाउस्टन, इन सब के अकॉर्डिंग हमने इसके क्षेत्र को बता दिया। लेकिन एक बात क्लियर है कि अभी तक इसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है। इसको अगर हम ब्रॉड स्केल पे देखें तो इसमें आर्थिक, राजनीतिक, नगरीय सभी भूगोलों को सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि आर्थिक भूगोल में देखोगे, इधर आर्थिक क्रियाकलापों में आर्थिक भूगोल आ जाएगा,
इधर राजनीतिक भूगोल आ जाएगा। तो इस प्रकार, और जैसे कि हमें शहर का निर्माण, शहर की ज्योमेट्री कैसी है, गृह निर्माण के क्या है, उसका सेटलमेंट कैसा है, रूरल सेटलमेंट कैसा है, वो सब आ जाएगा नगरीय भूगोल में। तो ये लास्ट लाइन को थोड़ा गौर करिएगा कि असंगठित संबंधित क्षेत्रों, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक, नगरीय भूगोल आदि समूह का ही एक पुंज माना जाता है, तभी मानव भूगोल का अध्ययन किया जा सकता है। ये सभी ब्रांचें भी इससे ही रिलेटेड हैं। तो इस डायग्राम को फॉलो करते हुए और विद्वानों को कोट करते हुए और लास्ट में इसके विभिन्न क्षेत्रों को बताते हुए, राजनीतिक, आर्थिक, नगरीय भूगोल आदि को ध्यान में रखते हुए इस मानव भूगोल के क्षेत्र का वर्णन कीजिएगा। और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप द्वारा या कॉल द्वारा, तो मैं आपकी उसमें हेल्प करूँगा। धन्यवाद।